वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ टॉक के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी मेज़बान अरसला ताहिर। हर हफ्ते इस प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और सेहत से रिलेटेड आपसे कोई ना कोई एक ख़ास टॉपिक लेकर आते हैं जिससे मुताल्लिक लोगों को बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं या कुछ परेशानियां होती हैं। कोशिश ये करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आप किसी बीमारी में मुब्तला हो गए तो उससे क्योर कैसे कर सकें और आगे अल्लाह ना करे कि आप उस बीमारी की तरफ जाएँ तो उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, इस पर हम जो है हमारा फोकस होता है। उसी सिलसिले की आज भी एक कड़ी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद खान बुगटी साहब। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं हुई? बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे एकदम से एक सवाल आया, तो मजाक के तौर पर इसको लीजिएगा कि आप लोगों के भी फैमिली डॉक्टर होते हैं कोई? हाँ जी, हमारी फैमिली डॉक्टर भी होते हैं, बिल्कुल। डॉक्टर होने के बावजूद भी आप खुद नहीं होते अपने फैमिली डॉक्टर? नहीं, बेसिकली आपकी ये होता है ना कि आपके स्पेशलिटीज़ होती हैं। अच्छा। अब ठीक है, अगर मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन, स्किन कॉम्प्लिकेशन है तो चाहे बताए मैं उसको बजाय मैं अपने आप खुद पहले देख लेता हूँ। अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें कंसर्न करना चाहिए विद स्किन स्पेशलिस्ट हमारी फैमिली में है या हमारी फैमिली में डेंटल सर्जन है, तो आई थिंक बेटर देन कि मैं कोई अपने सेल्फ मेडिसिन लूँ, अपनी प्रिस्क्रिप्शन लूँ और जो है मैं अपने जो है किसी कज़न से, किसी बहन से या किसी अपने हमारी जो फैमिली में है या हमारी फैमिली डॉक्टर कोई ऐसा है, हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उनसे करते हैं। भाई आप और होना भी नॉर्मल प्रैक्टिस ये चाहिए, हम ये लोग फॉलो नहीं करते। स्पेशलाइजेशन की तरफ चले गए ना आप? नॉर्मल जो होता है बुखार नॉर्मल इसका यस वो तो आप बिल्कुल, वो तो हम सेल्फ मेडिकेशन आपकी होती है। हमारे फैमिली डॉक्टर हम उनसे कहते हैं भैया बुखार हो रहा है, बताओ क्या करना है, या ये चीज़ें सिम्टम्स सारे आ रहे हैं, बताओ क्या करना है। लोग कहते हैं अच्छा आप ये ले लीजिए। जबरदस्त बात होगी, वरना मुझे लगता था कि जो खुद डॉक्टर है वो अपना फैमिली डॉक्टर है, फिर वो भी डॉक्टर रख रहे हैं, अजीब सी बात है। घर वालों को तो अच्छा नहीं लगता होगा, इतना पढ़ा है आप घर वालों को ही ठीक नहीं कर सकते? नहीं, वो बिल्कुल ऐसा है नहीं। वो अक्सर लगता है कि अच्छा वो ये होता है कि आपको कहते हैं ना कि ऐसी मिसाल है कि घर की मुर्गी और जो है वो दाल बराबर। हम लोग बैठे हैं, आप हमसे तो पूछ लेते हैं कि आप अक्सर ही भी होता है कि हमारी फैमिली वाले कहीं अप्रोच कर लेते हैं तो बंदा से कहता है आप हमसे तो पूछ लेते हैं, हम घर में बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो घर वाले जाहिर है उस तरह से। चले अभी हम आ जाते हैं फिजियोथेरेपी की तरफ, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, जो आपकी खुसूसियत है, हम इस तरह की खासियत है कह सकते हैं, ठीक है, उसकी तरफ आ जाते हैं। पहले तो ये फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कब और क्यों और किसको पड़ती है, पहले तो ये बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल। देखें, फिजियोथेरेपी जो है आजकल के दौर में, बल्कि जितनी जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है तो हमारे हेल्थ के हर डोमेन के अंदर जो है ना आपके मतलब कि तकरीबन जितनी भी आपकी हमें कोई भी ऐसी इलनेस होती है या बीमारी होती है, फॉर एग्जांपल आप ले लें डायबिटीज़ है, ठीक है, आप डायबिटीज़ की कंप्लीट रिहेबिलिटेशन है, ठीक है, या आप फर्स्ट करने अब कोई कार्डिक डिजीज़ हैं, ठीक है, तो कार्डिक डिजीज़ में आपकी पूरी कार्डिक रिहेबिलिटेशन है। इसी तरीके से बच्चों में पैदाइशी तौर पे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे सेरेब्रल पैल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या इसके अलावा और कोई बीमारियां जो होती हैं जो कॉन्जेनिटल हम कहते हैं डिजीज़, तो उनकी जो है वो एक अलग पीड्स रिहेबिलिटेशन होती है, वहाँ पे आपका जो है फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो जा रहा होता है। सेकंड आता है कि हमारे जो पेशेंट होते हैं जो आईसीयू में एडमिट होते हैं, ठीक है जी, उनके लिए एक अलग स्पेशलिटी है, वहाँ पे आपकी चेस्ट रिहेबिलिटेशन जो है वहाँ पे आपकी फिजियोथेरेपी जो है वहाँ पे वर्क कर रही होती है, तो उनको जो है उससे क्योर करती है। सेकंड, अब जो हमारा मोस्ट कॉमन जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम जाते हैं जब हमें जॉइंट पेन हो रहा होता है, ठीक है, आपको कोई जॉइंट पेन है, मसल स्पैज़म हो रहा है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको फ्रोजन शोल्डर है, आपको सर्वाइकल क्या कहते हैं जो रेडिकुलोपैथी है, आपको लंबर रेडिकुलोपैथी है, तो फिर आप इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट से अप्रोच कर रहे हो। तो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अब आपकी स्पोर्ट्स इंजरी हैं, अब आपने देखा होगा कि हर टीम के साथ उनका एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है जो कि उनको क्योर करता है उस इंजरी से। तो बेसिकली आज हेल्थ के आप भी जिस डोमेन में आप देखते हो वहाँ पे आपको उस बेसिकली रिहेबिलिटेशन का मकसद क्या होता है कि आपको बैक टू द नॉर्मल लाइफ, आप जो आप पहले एक ज़िंदगी गुजार रहे होते हो उस तकलीफ से पहले, उसको आप दोबारा से आपको रिस्टोर करता है वहाँ पे। वो अब होता क्या है, बाय मीन ऑफ आपके फिजिकल एक्सरसाइजेस, ठीक है, कुछ टेक्निक्स अप्लाई होती हैं जिसके थ्रू जो है वो आपको दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ पे वो बैक कर रहा होता है। सेकंड ये होता है कि विद हेल्प ऑफ जो है मेडिकेशन, ऐसा नहीं है कि जो है विदाउट मेडिकेशन एंड विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन, आपकी फिजियोथेरेपी जो है वो बेसिकली कोरिलेट करती है कि आपके सर्जरी हुई, आफ्टर सर्जरी आपको एक ऑप्टिमल रिजल्ट चाहिए, उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट की नीड है, ठीक है जी। आपको कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, आप कार्डिक की जो है वो मेडिसिन ले रहे हो, सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपका वो जो है वो डिजीज़ जो है वो डिसऑर्डर है वो ख़त्म नहीं होता, ठीक है। आपको साथ में जो आपकी मेडिसिन आप दे रहे हो वो आप लोगे, प्लस फिजियोथेरेपी क्या करती है कि उसको मेंटेन करवाती है कि दोबारा से उससे मज़ीद कोई और कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े। तो आपके कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, कोई आपके जो है वो
आपको अप्लाई किया जाता है, जिससे कि आप अपने जो बकाया आपकी ज़िंदगी जो है वो आप बेहतर तरीके से Normal routine में गुजार आप आ सकें। जाएं। एग्जैक्टली। सही है। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, हमारे जहन में तो हमेशा फिजियोथेरेपी से मुराद यही होती थी कि जब आपका घुटना जो है ना वो काम नहीं कर जब रहा, आपके तो घुटने में आपने दर्द हो तो physiotherapy- आप फिजियोथेरेपी से अप्रोच आपके करें। हाथ काम नहीं कर रहे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आपने अभी हार्ट डिजीज की तरफ भी आ गए, तो ये फिर किस तरह से वर्क करते हैं? एक्सरसाइज होते हैं, कोई मशीन्स होते हैं, बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल। ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपको कोई कार्डियक डिसफंक्शन होता है या जैसे बाईपास वगैरह होते हैं, ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप एक नॉर्मल पर्सन होता है, अगर मैं उसको कहता हूँ कि आप 1 किलोमीटर भाग लें, ठीक है, या आप 15 मिनट वॉक कर लें, तो एज़ कम्पेयर टू द कार्डियक पेशेंट, या जो कार्डियक पेशेंट है वो क्या करेगा, उसके बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। उसकी दिल की धड़कनें तेज़ होने शुरू हो जाएंगी, हो सकता है कि उसको उस वक्त अटैक भी हो रहा हो, सही, ठीक है। सही। एक नॉर्मल पर्सन है, अगर नॉर्मल पर्सन में एक एथलीट हम ले लेते हैं और उसका हम कहते हैं तो उसको इतना सच फ़र्क नहीं पड़ता। सेम सिनेरियो क्या है, जब आप एक कार्डिक बाईपास करवा लेते हो तो उसके बाद आपकी ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती हैं। आपकी ऑक्सीजन लेवल जो है, जो बॉडी में आपको चाहिए होता है, वो थोड़ा सा उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि पहले से आप एक गुजर चुके हो रहे होते हो। हमारी जो है वो जो लाइफ स्टाइल हमारा होता है वैसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली, फॉर एग्जाम्पल कि पहले आप 5 मिनट वॉक करते थे, 5 मिनट वॉक करने के बाद आपकी सांस फूलती थी, ठीक है, फिर आप आगे वॉक नहीं कर पाते थे, आपकी दिल की धड़कन तेज होती थी। वो क्या करता है कि वो एक एक्सरसाइज आपकी प्लान होती है, इसको हम कहते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस प्रोग्राम होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन कंजम्पशन बॉडी का है वो हम इंक्रीज कराते जाते हैं, उसकी जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करवाते हैं। जो चीज़ आप 5 मिनट करते हुए थक रहे थे वो अब 10 मिनट पे जाती है, फिर वो 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से 25 मिनट, और फिर इस तरीके से वो आप एक जैसे नॉर्मल एक बंदा गुजारता है ज़िंदगी, वो उस पर फिर वो अपना बैक टू द नॉर्मल हो रहा होता है। तो जो भी अगर आप चाहते हैं कि आपको जो आपका कार्डिक जो है बाईपास वगैरह कैबेज वगैरह हुआ हुआ है, उसके बाद एक आप नॉर्मल एक लाइफ गुजारें, आपका एक ज़िंदगी का जो हेल्थ का जो लेवल है वो ऑप्टिमल हेल्थ लेवल पे हो, तो आपको इसकी नीड होती है। हर अच्छा कार्डिक सर्जन जो है, बल्कि आप तो आजकल कॉमनली प्रैक्टिस है क्योंकि उन्होंने रिजल्ट देख लिए हैं। एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च होती है ये कि भाई जो एक्सरसाइज आप प्लान कर रहे हो, ये बेसिकली उसके डिफरेंट मैट्स हम कहते हैं, लेवल होते हैं, जिस पे आप अकॉर्डिंगली पेशेंट को उस पर शिफ्ट करते हो। ये बेसिकली 6 वीक्स का एक प्रोग्राम होता है। हर वीक में आपने जो है उसको एक चैलेंजिंग एक्सरसाइज आप देते हो कि अब आपने ये एक्सरसाइज कर ली है, अब आपने ये एक्सरसाइज करनी है, उसमें मजीद आपकी जो है वो आपको एक जो रेजिस्टेंस आपको मिल रहा होता है। फिर उसके बाद जो एक एक्सरसाइज होती है अगले हफ्ते, वो उसमें मजीद कुछ और हम उसमें जो है वो बढ़ाते जाते हैं। इस तरीके से जो उसका लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन है और आपके जो कार्डिक रिदम है वो आपकी नॉर्मल स्टेबल होने शुरू हो जाती है। ये जितनी भी आपने बात की ना सारी अभी एक्सरसाइज पर हो रही है। बिल्कुल, ये सब एक्सरसाइज है, ये सब आपको एक्सरसाइज जो मशीन से हो रहा है बेसिकली इस मशीन जिसमें इसमें इस्तेमाल हो रही है ना, इसमें आपकी जो है वो ट्रेडमिल है, इसमें आपकी जो हम नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्सरसाइजेज हैं, इसमें आपकी डिफरेंट हम जो है वो कॉर्डिसेप ड्रिल मशीन्स हैं, ठीक है जी, इसमें हम डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। अब जो एक्सरसाइज है वो क्या है, वो थ्रू अब मशीन आप अप्लाई कर रहे होते हो और मशीन्स के अंदर ही आप इतना जो रेजिस्टेंस सपोर्ट कर रहे होते हो जो एक नॉर्मल आप डेली एक्टिविटी। अब फॉर एग्जांपल सीढ़ियाँ चढ़ना है, स्टेयर्स पे चढ़ते हुए लोगों को जो है वो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और सांस फूलना शुरू हो जाती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, वो प्लान होता है हमारे पास, एक स्टेयर केस होता है, या हम एक नॉर्मल हमारे ओपीडीज़ के अंदर हम सेट करते हैं कि भाई अब आपने 10 स्टेयर्स जो है वो 5 मिनट तक आपने ये 10 स्टेयर्स चढ़ने हैं या 2 मिनट तक आपने ये 10 स्टेयर्स चढ़ने हैं। वो हमें एक कैलकुलेटेड अमाउंट होता है कि हाँ अब इस पेशेंट ने इतना लेवल जो है जो उसको रिक्वायर्ड है ये इसने अचीव कर लिया है। फिर हम जो उसकी ड्यूरेशन जो है फिर वो बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल में आपको पता है कि हाइकिंग वगैरह जब हम करते हैं, पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं, तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, आपकी जो धड़कन जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी ट्रेडमिल्स वगैरह जो डिज़ाइन होती हैं जिसमें आपके जो है वो टेलीमेट्रिक आपका होती है, उसको हम कहते हैं ट्रेडमिल्स होती हैं, जिसमें आपकी ECG रिकॉर्डिंग हर चीज़ आ रही होती है। तो वो बेसिकली पेशेंट को हमें गाइड भी कर रहा होता है कि आया पेशेंट जो है वो दोबारा किसी उसमें तो नहीं जा रहा, इसके कार्डिक जो है वो जो उसकी हार्ट बीट है वो नॉर्मल है, स्टेबल है। तो आप क्या करते हो, उसमें मजीद आप हर्डल लेके आते जाते हो। वो आप उसको मजीद जो है वो इंक्लाइन करोगे। जैसे कि आप पहाड़ पर जब चढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा आपको अपने एफर्ट पुट करना पड़ता है। सेम एज लाइक दैट आपको जो आपके जो ट्रेडमिल वगैरह होते हैं, हम उसका लेवल इतना इंक्रीज करते हैं कि पेशेंट को वो ही उसी लेवल पे अपनी जो है वो रेजिस्टेंस वो अपनी पुट करता है उसके अंदर। सही। अच्छा, ये मेडिसिन के साथ आप कह रहे हैं मेडिसिन भी करनी है और बिल्कुल आपको फिजियोथेरेपी हाँ, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ फिजियोथेरेपी से नहीं, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मेरी हर किसी की अपनी अप्रोच है। मैं कहता हूँ कि आपको ज़ाहिर बात है मेडिसिन जो है वो आपका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको वहाँ पे स्टेबलाइज करवा रही है ना वो, ठीक है। आपको एक जो कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज होना है वो तो आप बेसिकली एंटीकोगुलेंट वगैरह दोगे तो वही जाके वो डिक्रीज होगा।
हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप सिर्फ उसको एक्सरसाइज से उसको डिक्रीज करोगे? ऐसा नहीं हो सकता। आपकी हार्ट रेट को स्टेबल करने में मेडिसिन काम करती है, ठीक है। उस हार्ट रेट की जो आपकी जो उसको आगे मजीद स्ट्रेंथन करने में आपकी एक्सरसाइज हेल्प कर रही होती है। समझ रहे हैं? आपका पेन किलर जो है वो क्या करता है, उसको पेन को सबसाइड करवाता है। आप जो एक्सरसाइज करवाते हो वो क्या करता है, वो उसको जाके फिजिकली उसको कंप्रेशन कम कर रहा होता है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है। हम ये कह देंगे सिर्फ प्योरली आप फिजियोथेरेपी से जो है या एक्सरसाइज से कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं, दोनों ठीक है। चीजों को आपको जो है साथ वो कंबाइन थेरेपी लेके चलनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि आपको रिजल्ट एक बेस्ट रिजल्ट मिल रहा होता है। सिर्फ मैं 6 महीने या 6 हफ्ते मेडिसिन लेके विदाउट फिजियोथेरेपी जो है मैं नहीं कवर कर सकता पेशेंट को। अच्छा, ठीक है। कोई मुझसे कहता है ना कि आप मैंने मेडिसिन खा लिया, मैं डॉक्टर साहब मैं फिजियोथेरेपी नहीं करवाऊंगा। मैंने कहा आप फिजियोथेरेपी ना करवाइए, आप जाके 6 हफ्ते मेडिसिन खाइए, वो आप दोबारा मेरे पास आओगे। ठीक है। क्योंकि वो क्या है, वो मेडिसिन आपके उस जॉइंट को स्ट्रेंथन नहीं कर रहा है, वो आपके मसल को स्ट्रेंथन नहीं कर रहा, वो करना आपको उसी एक्सरसाइज नहीं है। सही। ठीक है। बिल्कुल। तो ये चीज होती है। फिर भी इतना रुझान नहीं है लोगों का फिजियोथेरेपी की तरफ। ये होता है कि ज्यादा होता है कि मेडिसिन खा लें बिल्कुल और उसके बाद बस इससे ही कोई रिजल्ट आ जाए। हाँ, वो मसला ये क्या है बेसिकली थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि अभी लास्ट 10 ईयर से या 15 ईयर से इसकी थोड़ी सी जो है वो रुझान लोगों में बढ़ना शुरू हुई है। लोग जो है वो अब डायरेक्ट ओपीडी पे अप्रोच करते हैं। ठीक है। पहले जो था ये चीज़ थी कि आपका जो है वो आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन या आपको न्यूरोफिजिशियन जो है वो आपसे कांटेक्ट आप जो है वो रेफर करते थे आपको। बट अब पेशेंट में अवेयरनेस होती है, जैसे कि हम हमारा हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम है ये। ठीक है। अब आप जो है अब हमारा जो मीडिया है इस पर रोल प्ले कर रहा है, उस पर क्या होता है कि आपकी एक अवेयरनेस आती है। अगर अभी हमें 4 लोग सुन रहे हैं, दैट मीन्स कि उनको एक इंटरव्यू आपके एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर आपको ये कॉम्प्लिकेशन है तो आपको विद ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको कंसर्न करना चाहिए विद फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है। ताकि आप जाके एक बेस्ट उस पर आपको जो अब गोल है आप उसको आप अचीव कर सको। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि हमारे पास सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा चल जाती है। बहुत ज़्यादा। ठीक है कि मेरी फुप्पो की पड़ोसी को जो है वो दर्द हुआ था, तो उन पड़ोसन ने जो उनको ये मेडिसिन दी थी, अब आप ये खा लें। बजाय इसके उनकी कंप्लेन क्या थी, आप वो सुन लेते। ठीक है। और उसको अब वो क्या उनको चीज़ कुछ और थी, आपने मेडिसिन कुछ और दे दी और वो उसने क्या इफेक्ट कुछ और कर दिया। डॉक्टर्स की फीस ज़्यादा है ना डॉक्टर साहब। मेडिकल स्टोर से जल्दी से सस्ती से दवा हमारे पास हमारी ओपीडी में जो है मसला ये है कि हमारी फीस भी जो है माशाल्लाह चीप है। हमारी फीस चीप है, हमारी ट्रीटमेंट बेस्ट है। आप हमारे पास चीप के साथ माशाल्लाह लगा रहे हैं, पहली दफा सुना है कि माशाल्लाह हमारी फीस चीप है ना। हमारी फीस का जो अमाउंट है वो चीप है, अमाउंट ऑफ फीस जो है वो चीप है बेसिकली आपके जो हाँ एज कम्पेयर टू। अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, बट हाँ हमारी, क्योंकि हमने देखा ये बेसिकली हमारा मोटो है कि आपको मेजॉरिटी ऑफ जो है पब्लिक को वो एक बेस्ट हेल्थ सर्विसेज मिल सके, इसलिए हमारी जो है वो फीस चीप है। इसलिए कम कहते हैं इसको, कुछ अजीब लग रहा है। नहीं आप कम चले, मेरे ख्याल आम फहम उसको कम कह देते हैं। फीस बहुत कम है, फीस बहुत कम है, ऐसे बहुत ही बहुत ज़्यादा कम, बहुत कम है। लोगों को चाहिए कि यहाँ पर जरूर आए। अच्छा, ये मसल्स और हड्डियों दोनों के लिए काम करता है? जी बिल्कुल। ये बेसिकली आपका इंटरकनेक्टेड है। ज्वाइंट आपका जो है, ज्वाइंट में आपकी बोन और मसल जो है वो दोनों वर्क कर रहे होते हैं। अगर आपको ज्वाइंट पेन होता है तो बेसिकली वो भी आपको उसमें कनेक्टेड आपका मसल ही है। ठीक है। अगर आपका जॉइंट डीजनरेशन होती है, बोनी डीजनरेशन जिसको हम कहते हैं, बोन डीजनरेशन होती है, तो मसल उसको क्या करता है कि आपके इतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ बेहतर होती है कि वो उस कंप्रेशन को कम करता है। मसल टाइटनेस की वजह से कंप्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि एक मसल जो है वो 2-3 अगर जॉइंट पे कनेक्टेड है, 2-3 बोन्स के साथ कनेक्टेड है, तो वो उनको कंप्रेस करना शुरू कर देता है। ठीक है। जब आपका मसल रिलैक्स होगा तो आपकी जॉइंट की कंप्रेशन जो है वो बेहतर होना। आपको कहते हैं ना कि हमारे रीढ़ की हड्डी के मोहरों का जो है वो गैप कम हो गया है। अक्सर आपने सुना है ये जो रीढ़ की हड्डी के जो है वो गैप कम हो गया। वो गैप कम इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके जो बैक के मसल्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है। ये आपकी स्पाइनल जो आपकी पूरी स्पाइन है उसके साथ कनेक्टेड। जब एक मसल जब टाइट होता है तो उससे जितने भी कनेक्टेड वर्टिब्रीज हैं, ये आपकी जो उनकी एक स्पेस नॉर्मल होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जब हम क्या करते हैं, हम उस मसल का जो स्पैज़म है उसको हम ब्रेक करवाते हैं। ठीक है। और आपका जो है वो जब स्पैज़म ब्रेक होता है तो एक आपका गैप जो कंप्रेशन आई हुई होती है वो डीकम्प्रेस होने शुरू होती है। मीन्स कि उसका जो कंप्रेशन है ख़त्म होता है, नर्व पे से जो एक लोड आया हुआ होता है पूरा वर्टिब्रेज का वो कम होना शुरू होता है और पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो फिर कम होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये क्या है, कुछ लाइफ स्टाइल भी है ऐसा? बिल्कुल, आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा इस पर असर करते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल जो है डेफिनेटली अब एक हम, क्योंकि मसला ये होता है कि हमारा जो है
हम आजकल के हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम जो हैं वो लोग मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक आप लोग रहते हो किसी मेगा सिटी में रहते हो तो आपको जो है वो डबल जॉब करनी पड़ती है, ठीक है जी। अगर आप बैंकर हो, ठीक है, यहाँ चलें आप ये ले लें, अगर आप डबल जॉब नहीं कर रहे, आप सिंगल जॉब भी कर रहे हैं तो बैंकर्स हैं, बैंकर्स की जो सिटिंग है वो तकरीबन डेली 8 to 10 आवर्स है या 12 आवर्स भी होती है, ठीक है जी। अगर अब आप उसको तो कम नहीं कर सकते डेफिनेटली, अब आप मीडिया पर्सन हैं, अब आपके मीडिया पर्सन का पोस्चर जो है, अब आपने एक घंटा 2 घंटे जो आप टॉक शो कर रहे हो तो डेफिनेटली तो उसमें आपको जो अपना पोस्चर जो होता है वो आपने बिल्कुल स्ट्रेट मेंटेन करना होता है, ठीक है, उसमें आप रिलैक्स हैं। अब ये क्या होता है, ये पोस्चर जो है इतना मज़ीद आप जब उसको स्ट्रेट रखोगे और बैठे रहो, आप उस पर मुसलसल स्ट्रेस पुट करते रहोगे तो आपके मसल जो हैं वो फिर उसमें स्पैज़म आने शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारे लेबर्स हैं, हमारे लेबर, हम अब ये क्या होता है, एर्गोनॉमिक्स बेसिकली इसको कहते हैं, एक एर्गोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि हमें गाइड करती है, क्योंकि जो आपका वर्क स्टेशन है, और वर्क स्टेशन आपका ये वर्क स्टेशन है, मेरा क्लिनिक है, मेरे क्लिनिक के जो मेरी टेबल है, मेरी चेयर है, या मेरे पेशेंट के जो बेड है, ये मेरा वर्क स्टेशन है। इसी तरीके से जो फैक्ट्री मुलाजमीन हैं उनका जो उनकी सराउंडिंग का उनको शिफ्टिंग का काम है, कोई बैगेजिंग का काम है, वो उनका वर्क स्टेशन है। हमने क्या करना होता है कि उस वर्क स्टेशन को अकॉर्डिंग टू दैट एम्प्लॉय या अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन डिज़ाइन करना है, सही, ठीक है। तब जाके आपकी जो कॉम्प्लिकेशन, जॉइंट पेन वगैरह होते हैं, बैक एक हो रहा होता है, नेक पेन हो रहा होता है, हमें जो है वो रिस्ट पेन हो रहा होता है, नी पेन हो रहा होता है, वो बेसिकली इसीलिए होता है कि हमारे जो वर्क स्टेशन है वो डिज़ाइन नहीं होते अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्सन। मैं खुद भी नहीं करता, ठीक है, मुझे बैठना है, मुझे केयर करनी है कि मैं स्ट्रेट बैठूंगा और स्ट्रेट बैठ के अपना कंप्यूटर यूज़ करूंगा। मैं आता हूँ 5 मिनट मैं स्ट्रेट बैठता हूँ, उसके बाद फिर मैं आधा बैठा हुआ होता हूँ, आधा लेटा हुआ होता हूँ चेयर के ऊपर, ठीक है जी। मेरे कीबोर्ड सिटिंग जो है वो मेरे एल्बो के लेवल पे नहीं होती है, मुझे मेरे कीबोर्ड्स जो है मेरे एल्बो के लेवल पे होना चाहिए, वो बजाय मेरे एल्बो के लेवल पे वो इतना हाई होता है। अब जब आपका ये लेवल हाई होगा तो आपकी नेक पे जो है उसका प्रेशर आ रहा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और आपकी तमाम प्रॉब्लम्स के हल अभी हम इसी प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम बात कर रहे थे जैसा कि स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही थी, पोस्चर की वजह से हम बात कर रहे थे। पोस्चर अगर हमारा ख़राब होता है तो सबसे पहले जो चीज़ इफेक्ट होती है वो स्पाइनल कॉर्ड है, और आज है 13 में जी बिल्कुल, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे भी है आज, तो आज थोड़ा सा हमें इस हवाले से हमारे नाज़रीन को और हमें बताइए। जी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बेसिकली बहुत अच्छा सवाल आपका। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है आप ये समझ लें कि इंसान का जो है वो एक पूरा आपके जो है ना वे ऑफ लिविंग जो है वो बिल्कुल चेंज करती है 360 डिग्री, ठीक है। और ये क्या होता है कि अब उसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है हमने जो बहुत केसेस देखे हैं वो बेसिकली हैं हमारे ये बाइक राइडर्स, ठीक है, जो हमारे जितने बाइकर हजरात हैं इनमें ये मोस्ट कॉमन होता है। आफ्टर एक्सीडेंट जो है वो आपकी क्या होता है कि जो हम एक स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कनेक्टेड है हमारी ब्रेन से, ठीक है जी, और ये आपको प्रोवाइड करती है कनेक्शन हमारे लिम्स से, और हमारे जितने भी ऑर्गन वाइटल ऑर्गन हैं उनको ये डिफरेंट लेवल पे जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। आपका इंटरवेंशन कह दें या उसको स्टिमुलस कह दें, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली आपका जिस लेवल पे आपकी चोट लगती है, फॉर एग्जांपल के मेरी लगती है कमर पे चोट, ठीक है जी, और एक कंप्लीट स्पाइन, मेरी स्पाइन जो है वो बिल्कुल ही जो है वो समझें कि उसका जो कनेक्शन है अपने ऊपर जो उसकी कॉर्ड जा रही है उससे बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो जाए या कट जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरे पूरे जो नीचे जो मेरा धड़ है उसमें जो है वो फालिज हो जाता है, ठीक है जी। वो बिल्कुल आपके सेंसेशन वो बिल्कुल काम नहीं करते, ना वो आप उसको मूव कर सकते हो, ठीक है, ना ही आपको उसमें कोई जो है वो सेंसेशन आपको फील होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यही स्पाइनल कॉर्ड जो है मुझे सर्वाइकल लेवल से नीचे हो तो मेरे हाथ पैर काम करना छोड़ देते हैं। अगर मेरे सर्वाइकल लेवल से हाँ जी बिल्कुल, अगर मेरे गर्दन के जो है मोहरा है ये C2 लेवल है, C3 लेवल है, अगर इस लेवल पे होता है तो मेरे जो जितने भी ऑर्गन हैं, मेरा हार्ट है, मेरा लंग्स है, मेरे और जितने ऑर्गन हैं, अब फिर क्या होता है ये कनेक्टेड होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से, फंक्शन इनको कनेक्ट जो है वो वहाँ से मिल रहा होता है, कमांड इनको यहाँ से मिलती है, ठीक है। जब यहाँ से इसको कमांड ही नहीं मिलेगी तो जो इसका जो फंक्शन है वो फिर लॉस होने शुरू हो जाता है। अब होता किन में है ये कॉमन, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही होती है,
हमारे यहाँ उसमें जो है अक्सर अब हमने देखा है कि जो लोग जा रहे होते हैं सी व्यू वगैरह पे, ठीक है, या किसी पूल वगैरह पे, स्विमिंग पूल वगैरह में, तो वो क्या करते हैं, वो डाइव करते हैं। तो आप जब डाइव करते हो किसी स्विमिंग पूल के अंदर, तो वो क्या होता है कि वो एक हार्ड सरफेस होती है, आपको उसकी डेप्थ का अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है। तो आप जब गिरते हो तो आपकी जो गर्दन है वो बिल्कुल बैंड हो जाती है, ठीक है। अब वो जब बिल्कुल बैंड होगी तो वो आपका जो रीढ़ की हड्डी का मोहरा है वही आपकी कॉर्ड को जो है वो कट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आपको ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो फिर होना शुरू होती हैं। अच्छा, एक इसमें चीज़ होती है कि अगर आपकी कॉर्ड जो है वो कंप्लीट इंजरी आपकी हुई भी है, देन देयर इज नो चांस कि आप उसको जो है वो दोबारा से नॉर्मल कर सको, ठीक है। हाँ, आपको वो फिर आपका समझे कि एक ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है पेशेंट के लिए। पेशेंट की जो रिमेनिंग लाइफ है वो अब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि जो सर्वाइवल आपका जो है अगर लंबर रीजन पे जो है अगर आपकी इंजरी हो और यहाँ आपके जो है वो C4 लेवल पे हो, तो जो लंबर वाले का जो है वो सर्वाइवल थोड़ा सा बेहतर होगा, बट अगर C4 वाले का जो सर्वाइवल लेवल है वो उससे कंपैरेटिवली इतना अच्छा। C4 को जरा आसान अल्फाज में बताएं। सर्वाइकल 4 वर्टिब्रा, ठीक है, ठीक है। सर्वाइकल हमारी स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन होती है। सर्वाइकल स्पाइन की जैसे अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है डैमेज हो जाती है, ठीक है, आपका हराम मगज अगर डैमेज होता है तो वो क्या करता है, वो आपके जितने भी तो उससे कनेक्टेड आपके लिम्स हैं या आपके ऑर्गन हैं वो उससे अफेक्टेड होने शुरू होते हैं इस ऊपर लेवल, मतलब C4 के ऊपर ही लेवल से, ठीक है। इसी तरीके से अब लंबर है, अब लंबर में बेसिकली आपके ऑर्गन तो सेव हो जाते हैं, बट आपका जो निचला धड़ है इस पर जो है वो फालिज हो जाता है। आप इसमें अपने एक्टिविटीज़ कर सकते हो और अपना मतलब कि क्योंकि आप सिर्फ ऊपर के आपके हाथ काम कर रहे होते हैं, बॉडी आपकी जो है अपर ट्रंक जिसको हम कहते हैं ये आपका काम कर रहा होता है, तो आप अपने पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये कंप्लीट इंजरी नहीं है, पार्शियल इंजरी है, तो इसकी एक पूरी रिहेबिलिटेशन है, ठीक है जी। हाँ, अगर आपका स्पाइन जो है वो पार्शियली डैमेज हुआ है तो फिर वो जो होता है हम उस पेशेंट को जो है वो एक बेहतर तरीके से दोबारा से वो अपने नॉर्मल लाइफ पे आता है, अच्छा, ठीक है। बट थोड़ा सा इट्स टाइम टेकिंग होती है वो चीज़, जैसे जैसे अब उसका इसको पूरी एक रीहैब प्रोग्राम होती है कि दोबारा से आप उसको बैलेंसिंग करवाते हो, दोबारा से आप उसका एक पूरा चलने का तरीका आप उसको समझा रहे होते हो, उसके इतने मसल्स को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करते हो क्योंकि आपकी जो कनेक्शन है आपकी नर्व्स का वो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हुआ होता है आपके, ठीक है, अपर लेवल से। तो वो क्या कहते हो आप उसको दोबारा से रीएजुकेट करवाते हो मसल्स को कि दोबारा से आपको कैसे काम करना है, ठीक है। इसमें पूरा जो है आपके फिजियोथेरेपी का फेस आता है, इसमें जो है फिजियोथेरेपिस्ट का एक वाइटल रोल हम प्ले कर रहे होते हैं। आपका जो है नॉर्मली आपकी जो है शिफ्टिंग होती है इसमें, कैसे पहले पेशेंट जो है वो बेड टू चेयर शिफ्ट होगा, चेयर टू बेड शिफ्ट होगा, फिर व्हील चेयर टू कार शिफ्ट होना है उसने, ठीक है। फिर कैसे वो उसको जो है हमने पेशेंट को सिट टू स्टैंड करवानी है, ठीक है। फिर उसका किस तरीके से फिर हमने उसको अगर हम उसको चला रहे हैं तो उसके डिफरेंट हमारे पास जो हैं आपके ऑर्थोटिक्स होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से वो पेशेंट चल रहा होता है। तो डिफरेंट गैजेट्स होते हैं, हमारी मशीनरीज होती हैं, इसमें हमने मशीनरीज का जिक्र कर रहे थे पहले, मशीनरीज होती हैं जो कि उनके मसल को मज़ीद स्ट्रेंथन करती हैं, उसकी जो ताकत है उसको बढ़ाने में हेल्प कर रही होती हैं। सही सही, यानी ये वही एक्सरसाइज और दवाई बिल्कुल ये आपकी जो है पूरी पैकेज होता है। अब आप जाहिर बात है मेरा लाइफस्टाइल अब अलग है, ठीक है, और खुदा न खास्ता अगर हम में से कोई अगर इंजरी हो जाती है तो हमारा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है ना, ठीक है। आपकी इवन आपका बेड केयर जो है, आपकी सेल्फ केयर आप जो है कुछ केसेस में आप खुद नहीं कर पाते हो। अगर आपका जो है अपर लेवल पे आपका इंजरी तो आप अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते हो, ठीक है। तो वो बेसिकली पूरा एक 360 डिग्री आपका चेंज हो जाता है। अब फिर आप टोटली डिपेंडेंट हुए होते हो, फिर उस डिपेंडेंसी को हम लोग क्या करते हैं वो हम कम कर रहे होते हैं। वो आप फिर पर्सन जो है वो फिर सेल्फ डिपेंडेंट इतने ऐसे कुछ हम टेक्निक्स उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं, अपना एक्सरसाइज मेथड्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से जो है वो चीज़ उसकी जो है वो थोड़ी सी बेहतर होने शुरू होती है। बट डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ इंजरी क्या है, कौन से लेवल पे हुई है, किस स्टेज पे है, तो फिर उसी हिसाब से बिल्कुल डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सारी बातें वो हैं जब एक पर्सन जो है प्रॉब्लम में आ चुका है, ठीक है ना, उसके बाद वो सारे इन ट्रीटमेंट्स की तरफ भी जा रहे हैं। क्या फिजियोथेरेपी ऐसी भी है कि जैसे मैं कहूँ कि मुझे कुछ भी नहीं है, अभी कोई सिम्टम नहीं आ रहा, मुझे कहीं कोई पेन नहीं है, कहीं कोई प्रेशर, लेकिन क्या मैं जैसे हम होता है ना एहतियात के तौर पे कोई फिजियोथेरेपी के सेशन ले लूँ या कुछ ऐसा भी कुछ है कि आप एहतियाती जी बिल्कुल देखिए अक्सर बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर आपको
फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि थोड़ी सी फटीग हो रही है, मैं चाह रही हूँ कि मैं जाऊँ ना उस तरफ, तो उससे पहले भी कुछ है देखें ऐसा? उससे पहले ये है कि आप नॉर्मल एक सिर्फ सिंपली आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। कुछ डेली बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। और थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं ना कि भाई वॉक किया करें। अब वॉक आपको डेली जो है वो बचाता है ब्लड प्रेशर से, शुगर से, आपके डिफरेंट ज्वाइंट डिसऑर्डर से। सही। स्ट्रेचिंग आपको बचा रही होती है आपके मसल स्पैज़म से, ठीक है। अगर आप अपना डेली दिन का 1 घंटा या आधा घंटा अपने लिए वक्फ करते हैं फॉर योर वॉकिंग, ठीक है, फॉर योर स्ट्रेचिंग या फॉर योर ऐसी आपने एक लाइट कार्डियो एक्सरसाइज कर ली, तो आप जो है बच सकते हो इन कॉम्प्लिकेशन से। कि ना आ जाए आपको बिल्कुल बिल्कुल आपके आप ना आ जाओ, आपको कोई कार्डियो कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई आपको ज्वाइंट पेन ना हो रहा जी, हो बिल्कुल, ना, उसी कोई तरह। आपको जो है वो कोई ऐसे डायबिटीज़ की शिकायत ना हो रही हो, तो आप इस चीज़ को लिमिट कर सकते हो अपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल। आप अपना जो है वो जो आपका जो डाइटरी इनटेक है उसको आप कंट्रोल करो, ठीक है। आप अपनी अगर आप सिटिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैं अगर 8 घंटे मुसलसल कंटिन्यू सिटिंग करती हूँ तो मुझे बैक पेन हो सकता है, ठीक है। आप बैक पेन अब शिफ्ट हो सकते हैं, तो इसका क्या होता है कि आपने सिंपली ये होता है कि आप जो है वो अपने सिटिंग में इंटरवल लेके आई है, ठीक है। आपने कंटिन्यूस सिटिंग नहीं करनी, आपने 2-2 घंटे 1-1 घंटा कंटिन्यू सिटिंग नहीं करनी, आपने आधा घंटा बैठना है, आधा घंटे के बैठने के बाद आपने अपनी चेयर छोड़नी है, हल्का हल्का मूव करना है, पानी पीना है और फिर वापस आना है। वाटर इनटेक मैक्सिमम रोल प्ले कर रहा होता है आपके मसल हेल्थ को बेहतर करने का, आपकी बोन डीजनरेशन को मेंटेन करवाने का, ठीक है। तो आप वाटर इनटेक अपना बेहतर रखेंगे, आपका मिल्क इनटेक होना चाहिए, कैल्शियम इनटेक होना चाहिए। एज के साथ साथ आपकी जो कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज होने शुरू होता है, ठीक है। तो आपका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपके दूध है, अंडा है, दही है, ये आपने जो है ये आपने खाना है, ये आपको हेल्प आउट कर देते हैं कि आप मजीद किसी उस तरफ ना जाइए। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर आऊँ या कोई आम इंसान आए तो उसके लिए आप कोई डिज़ाइन करेंगे या बस वो खुद ही शुरू कर दे, या हमें चाहिए कि हम जाएं और फिजियोथेरेपिस्ट से कंसर्न करें बिल्कुल बिल्कुल कि मुझे बताएं कि मुझे क्या कौन कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइज मेरे वेट के हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल मेरी जॉब के हिसाब से, है ना? एग्जैक्टली वो यही होता है कि आप जब किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हो, आप उसको अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मुझसे पूछा कि मेरे लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट हो सकती है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आपके डेली रूटीन क्या है, आपकी सिटिंग कितनी हो रही है, ठीक है, आपका इनटेक डाइटरी इनटेक कितना है, आपका वाटर इनटेक कितना है, ठीक है, और आपके पास कितना टाइम स्पेन आप बचता है जिसमें आप हमारी गाइडेड एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो है फिजिकल एग्जामिन करेंगे, आपका बॉडी वेट वगैरह, आपको जो एक्सरसाइज हम गाइड करेंगे, हम बताएंगे अब आपकी हाइट इतनी है, आपका वेट इतना है, एक्चुअली आपका जो आइडियल वेट है वो इतना होना चाहिए, जो कि अभी हो सकता है कि 2 किलो बढ़ा हुआ है या 1 किलो बढ़ा हुआ है या 2 किलो कम है, इसको आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है। हम आपको ये चेक करेंगे कि आपका अभी जो रेस्पिरेटरी लेवल कितना बेहतर है, ठीक है। हमने आपको जो है वो एक नॉर्मल आपका टेस्ट कर लिया, हमारे ट्रेडमिल पे आपको एक रन करवाया, यहाँ पे एक ब्रिस्क वॉक करवाई, तो हमें पता चल जाएगा अच्छा जी अभी आपका कार्डियोपल्मोनरी लेवल ये है, इस वक्त चलने के बाद अब आपकी जो है ये हार्ट रेट चल रही है, इतना आप ब्रेथलेसनेस हो रहे हो, ठीक है, तो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न ये है, तो आपको गाइड करेंगे अच्छा आपने जो है वो इस लेवल से आपने इंक्रीज करना है और आपके जो है हमें बताना है, ठीक है। यहाँ तो आप अगर घर पे अपने कर सकते हैं एक्टिविटी, आपके पास मशीनरीज वगैरह हैं, मोर देन वेलकम, आप अपने घर पे करो, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अपना कोई ऐसा फिटनेस सेंटर है, यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जाके आप उनसे ये बोल दें कि भाई मुझे जो है एक अपना सिर्फ फॉर फिटनेस मैं ज्वाइन करना चाह रही हूँ, तो डेली आपको एक गाइड कर देंगे कि आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है, जिसमें आपकी साइकिलिंग होगी, जिसमें आपकी ट्रेडमिल होगी, जिसमें आपकी दूसरी और एक्सरसाइजेज होंगी, वो आप वहाँ पे आप कर सकते हैं और अपने आपको फिट रख सकते हैं। इसके लिए भी उतना ही ज़रूरी है, जैसे हम कहते हैं ना मेडिसिन बुखार हुआ तो खुद ही जाके खाली खांसी हुई तो, हाँ नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपके बॉडी का कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हुआ हुआ है, ठीक है। हम एक्सरसाइज में क्या करते हैं, हमारा कोई एक किसी भी एक पोर्शन का कोई एक मसल जो है, कोई सॉफ्ट टिश्यू जो है वो टाइट हुआ होता है और हम उसी पे एक एक्सर्शनल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, वो फिर उसकी इंजरी हो जाती है। आप फिर कहते हो कि मैं जो है सिर्फ शोल्डर की मैं एक्सरसाइज कर रही थी, उसके बाद जो है मुझे अब शोल्डर का पेन हुआ है, तो वो बेसिकली आप वो चेक करते हो कि आया कोई ऐसी
कंप्लेन तो नहीं है। अगर आपको इनिशिएट हो रहा है तो आपको पहले से गाइड करो, यहाँ आप उनको चेक करवा बता सकते हो। आप थेरेपिस्ट जो है वो आपसे पूछेंगे कि आपको कोई ऐसी इंजरी तो नहीं है, आप हमारे पास आए हैं, तो आपसे पूरे जो गाइडेंस लेंगे कि आपको कोई ऐसी इंजरी तो नहीं थी, नी पे कोई कभी इंजरी तो नहीं हुई, कभी कोई बैक पे तो इंजरी नहीं हुई, कोई आपको कभी शोल्डर पे तो इंजरी नहीं हुई। वो उसको फिर मद्देनज़र रखते हुए फिर आपको एक्सरसाइज गाइड करेंगे। वो आपसे ज़रूर ये पूछेंगे कि आपकी कोई जो है वो फैमिली में कोई कार्डिक की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है। वो आपका इस तरीके से आपको एग्जामिन करके फिर वो आपको आपके एक्सरसाइज जो है वो आपको डिज़ाइन करके बताएंगे आपको कि आपने ये एक्सरसाइज जो है वो अपनी फॉलो करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हड्डी का बढ़ जाना होता है, इसमें भी कुछ जी बिल्कुल, कुछ है आपके पास भी? डेफिनेटली इसमें बेसिकली ये होता है कि हड्डी का बढ़ जाना एक ये कह दें कि बेसिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट क्या होता है कि हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो उस एरिया पे अक्सर जो है वो टाइट हो रहे होते हैं। अगर वो इस लेवल पे है कि वो सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज़ करने से वो हड्डी उसको पिंच ना करे, तो बिल्कुल डेफिनेटली उसमें फिजियोथेरेपी अपना रोल प्ले कर रही होती है। इसमें डिफरेंट आपके पैड्स वगैरह आ रहे होते हैं। अक्सर ये काम जो है ये हड्डी का बढ़ना जो है वो एड़ी वगैरह में होता है, यहाँ घुटने में तकलीफ होती है, इसमें आपके बोनी स्पाइक्स फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसमें अक्सर ये होता है कि जेल पैड्स वगैरह आते हैं, ठीक है। आप टिश्यू उस एरिया के टिश्यू को आप रिलीज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उस एरिया के जो जॉइंट गैप जो डिक्रीज़ हुआ होता है उसको आप मेंटेन करवाते हो, तो वो चीज़ क्योर हो जाती है। अदरवाइज फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप उसमें जो है जाके सर्जिकल इंटरवेंशन करवाएं। सर्जिकल इंटरवेंशन ये होता है कि जाके उसका उस एरिया का वो रिमूवल होता है। अगर घुटने में बड़ी हुई है तो ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी होती है, वो सर्जन जो है वो एक ऑर्थोस्कोपिक वे में जाके उसका जो स्पाइक है उसको वो रिमूव कर देता है। उसके बाद आपको रेफर करता है फॉर द फिजियोथेरेपी। आप जाके जो है वो उसको दोबारा से कंटिन्यू करते हो ताकि वो जो उसका रिमेनिंग पार्ट है उसको दोबारा से कोई वो पिंच ना करे, आपके मसल्स जो है इतना टाइट हो ताकि वो उस गैप को मेंटेन करें और उस पर कंप्रेशन ना आ रही हो। अरे खातून थी जिनका मुझे अभी याद आ गया, क्योंकि हड्डी बढ़ने की बात हो रही है, मुझे बड़ी अजीब लगी थी सुनकर ये बात कि क्या ऐसा भी होता है, क्योंकि अभी हम बैकबोन की बात ही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो जो मोहरा है उसकी भी हड्डी बढ़ जाती है। जी पॉसिबल है। जी भी पॉसिबल है। मुझे बड़ा मैं शॉकिंग था। नहीं इनमें बेसिकली होता है क्योंकि अक्सर जब आपकी डेफिशिएंसी हो रही होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बोनी स्पाइक्स फॉर्मेशन होने शुरू हो जाती हैं। या अगर फॉर एग्जांपल एक लेयर है, ठीक है, अब ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन होने शुरू होती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपकी हड्डी जो है भुरभुरी होती है। अब वो जो भुरभुरी जब पार्ट है वो क्या करता है, कहीं से एक स्पाइक फॉर्मेशन बना लेता है। अच्छा। और वो जो स्पाइक है, वो जो एक नोकीला पार्ट होता है, वो क्या करता है, वो आपकी डिस्क को, आपकी कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा होता है। एक तो ये होता है। एक होता है कि नेचुरली जो है आपकी बोन जो है एक समय एबनॉर्मली फिर वहाँ से एक ग्रोथ होती है बोन की, और जाके वो उस पार्ट को जो है वो जाके पिंच करती है। ये बेसिकली होता दोनों ही आपकी जो है वो डेफिशिएंसीज की वजह से होता है, कि आपके जो है मिनरल डेफिशिएंसीज हैं, आप जब उसको मीट करते हो तो ये फिर आपकी ख़त्म होने शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉपर सर्जरी से होता है या इसमें भी हेल्प आउट, बिल्कुल इसमें हेल्प आउट होती है। अगर बहुत ज़्यादा कोई सीवियर कंडीशन है दैन डेफिनेटली आपको जो है अप्रोच करना चाहिए टुवर्ड्स द ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो। अब जो हमारे जो न्यूरो सर्जन होते हैं, अगर स्पाइन का है तो ठीक है, हाँ, तो वो फिर आप जो है उनसे कंसर्न करोगे और फिर वो जो है वो आपको गाइड करेंगे कि आप इसमें आप वही उनका नॉर्मल पैटर्न होता है सर्जरी का, वो उसको सर्जरी करेंगे, इसका उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, आप दोबारा नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हो। सही है। डॉक्टर साहब बात कर लेते हैं जो पैदाइशी माजूर बच्चे होते हैं स्पेशल, उनके लिए क्या है? बिल्कुल देखें, हमारे यहाँ ये होता है, अब तो पेरेंट्स के अंदर ये अवेयरनेस आ चुकी है कि इसकी फिजियोथेरेपी है, ठीक है। और वो बच्चा जो है, अब हम क्या करते हैं कि डिफरेंट, अब ये चीज़ जो है दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होता है CPMR, मतलब सेरेब्रल पैल्सी विद मेंटल रिटार्डेशन। अच्छा, ठीक है जी। और एक होता है सेरेब्रल पैल्सी होती है, बट वो बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड नहीं होता, मेंटली वो ही इज़ फाइन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर वो फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, सेरेब्रल पैल्सी की वजह से, तो हम उस बेचारे को मजबूर करते हैं कि वो लाइफ जो है वैसे ही गुजारे जैसे कोई मेंटल जो रिटार्डेड पर्सन है उसको गुजार रहा होता है, ठीक है। अक्सर तो पेरेंट जो है वो बच्चों को ओन भी नहीं करते हमारे माशरे में, ठीक है। तो वो अब उसमें और कुछ बच्चे जो हैं जिसको पेरेंट ओन करते हैं और पेरेंट उस पर जो है वो अपना एक वो एफर्ट पुट करते हैं, तो वो बच्चा जो है एज़ कम्पेयर नॉर्मल बच्चा जो है, अगर वो मेंटल रिटार्डेड नहीं है तो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। सेकेंडली होता है कि डिलेड माइलस्टोन होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो 7 महीने में बैठ रहा है, उसने बैठना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ एक बच्चा है जो उसने 1.5 साल में वॉक करना स्टार्ट कर दिया, 1 साल में वॉक करना स्टार्ट कर दिया। नॉर्मल बच्चा यही होता है कि भाई 1 से 1.5 साल में बच्चा वॉक करता है। वो बच्चे क्या होता है, वो जो उनकी वॉक जो हो रही होती है वो बजाय 1 से 1.5 साल के वो हो जाती है 3 साल पे, 4 साल पे, 5 साल पे।
वॉक वो करते ही हैं और पेरेंट्स को समझ रहे होते हैं कि नहीं ये तो माजूर है, कि चल नहीं सकता। हालांकि उसमें आपने बस थोड़ी सी ही अपनी एफर्ट पुट करता है फिजियोथेरेपिस्ट भी, उसके सिर्फ मसल स्ट्रेनिंग होती है। वो मसल स्ट्रेनिंग आप जब करोगे तो बच्चे के जो स्पाइन हैं, जो उसके लेग्स हैं, उसमें आप उसकी स्ट्रेंथ बेहतर होती है और बच्चा दोबारा से वॉक करना स्टार्ट करता है। नॉट इवन वॉक, आपके जो डिफरेंट आपकी लाइफ स्टाइल है उसमें वो अपना जो है वो उसको अचीव करता है। ठीक है, आपके वो स्कूल गोइंग होती है, जो उसको स्कूल जाना है, जो उसका नॉर्मल प्लेइंग एक्टिविटी है वो उसको अचीव करता है। अब जब बच्चा इन लेवल्स पे आएगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा होता है। ठीक है, और फिर वो दूसरी अपनी जो उसकी एक्टिविटी है वो उसमें पार्ट लेना जो है विद कॉन्फिडेंस अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या करते हैं कि हमारे यहाँ इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं कि बच्चा जो है अभी ये तो बैठ नहीं सकता, ये तो गर्दन संभाल नहीं सकता, और वो बेचारा वो जो है फिर वही, अब वो चीज़ क्या है, वो बच्चा एक जगह पड़े पड़े उसकी मज़ीद जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिगड़ने शुरू होती है और फिर वो बच्चे जो है वो टुवर्ड्स डेथ फिर मूव होने शुरू होते हैं। जब तक आप केयर नहीं होगी तो फिर वही होगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आप आए, आपने टाइम निकाला और बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं ना इस वक्त ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मेट्रो न्यूज़ का कि आप लोगों ने इनवाइट किया फ्रॉम माय टीम फ्रॉम डॉक्टर ईसा फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ अपने नाजरीन से लेंगे इजाज़त। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। इसी तरह से एक और टॉपिक के साथ अगले हफ्ते आपसे होगी फिर मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।